प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के गणित के पहले पाठ पूर्णांक के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। दूसरे भाग में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के पहले से 5वें सवाल तक कर लिए हैं। अब ये छठा नंबर है। छठा नंबर ये है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे देखिए ग्राफ बना हुआ है। ये बिंदु ए है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो सवाल ये कह रहा है कि ए से पूर्व की ओर बी बिंदु तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि ये दूरी 20 किलोमीटर है पूर्व की दिशा में। आगे कह रहा है उसी सड़क की अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो बी से यहाँ पे 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी ये पश्चिम दिशा में तय करती है। मान लेते हैं कि यहाँ तक आती है, तो ये बिंदु सी है। अब इसमें सवाल ये कह रहा है कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, यानी कि पूर्व की दिशा में अगर हम धनात्मक लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? सीधी सी बात है, अगर पूर्व की दिशा में धनात्मक है तो पश्चिम की दिशा में क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो पहले सवाल का तो उत्तर ये हो गया। अब इसके बाद से ये पूछ रहे तो पश्चिम की ओर की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? तो ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। आगे कह रहा है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? अंतिम स्थिति का मतलब ये 20 किलोमीटर पूर्व की दिशा में गया, फिर वहाँ से उसी रेखा के, उसी रास्ते के अनुदिश पुनः वो पीछे की तरफ, यानी कि पश्चिम की दिशा में 30 किलोमीटर गए। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ तक। तो अभी हमने बताया कि पूर्व की दिशा में दूरी क्या है? धनात्मक है, और पश्चिम की दिशा में अगर वो चलेगी तो फिर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी कि जो अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो इसको हम कैसे करेंगे? ये टोटल दूरी 20 किलोमीटर और पुनः यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी? -30 किलोमीटर, क्योंकि पश्चिम की दिशा में चली गई दूरी को हम क्या करेंगे? ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें इस बिंदु सी पर जो नया पूर्णांक मिलेगा वो प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो पहला जो प्रश्न था वो ये था कि अगर वो पूर्व की तरफ अगर धनात्मक लिया जाता है तो पश्चिम की दिशा में क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। चूंकि दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि बिंदु ए से पूर्व व पश्चिम, बिंदु ए से पूर्व व पश्चिम दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए यदि पूर्व दिशा की दूरी को, यदि पूर्व दिशा की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से, धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता
है तो पश्चिम की ओर तय दूरी, तो पश्चिम की ओर तय दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा निरूपित किया जाएगा। ठीक है, ये आपके पहले सवाल का उत्तर हो गया कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ठीक है, अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो ये कह रहा है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। बिंदु ए से, यहाँ से अंतिम स्थिति हमको यहाँ पे प्राप्त हो रही है, तो ये किस पूर्णांक से निरूपित होगा। तो अब ये टोटल दूरी कितनी है? ए से बी तक धनात्मक है और बी से सी तक ऋणात्मक है, तो दोनों दूरियों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हमें दूसरे वाले का आंसर मिल जाएगा। तो बिंदु ए से, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको पोज करके नोट कर लीजिएगा। बिंदु ए से अंतिम स्थिति बराबर कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्लस माइनस 30 किलोमीटर। चूँकि हम पूर्णांक का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ये कितना होगा? ये माइनस, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे 20 माइनस, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा? माइनस बनेगा। तो यहाँ पे माइनस 30 किलोमीटर हो जाएगा और ये 20 किलोमीटर। अब ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। 30 में से 20 घटेगा, कितना होगा? 10 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा है, ये ऋण है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस क्या दर्शा रहा है कि इसकी दिशा किधर की तरफ है? पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छठा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब 7वें सवाल पर हम लोग चलें। ये 7वां है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक स्तंभ, पंक्ति आपका ये होगा, ये स्तंभ होगा, तो प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण का मतलब ये एक विकर्ण होगा, ये दूसरा विकर्ण होगा, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। यानी कि ये पंक्तियों को जोड़ें, 3 पंक्तियां हैं इनका जोड़, फिर 3 स्तंभ हैं इनका जोड़, और 2 विकर्ण हैं इनका जोड़। अगर समान आता है तब ये मायावी वर्ग कहलाएगा। अब हमको करना ये है कि 2 मायावी वर्ग दिया हुआ है, 2 ये वर्ग दिया हुआ है, और दोनों में बताना है कि कौन मायावी वर्ग है कौन नहीं है। तो अब इसको हम जब जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये मायावी वर्ग है कि नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूर्णांक आपका धन 5 है, ये ऋण 1 है, ऋण 4 है, तो इसको जोड़ना है। तो ऋण ऋण वाला जुटेगा तो ऋण 1 और ऋण 4 मिल करके कितना हो जाएगा? ऋण 5 और ये धन 5, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये बराबर कितना आ जाएगा? इसका जोड़ आएगा 0। ठीक है, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम इसको जोड़ें, ऋण 5 और ऋण 2,
तो ऋण 7 होगा और धन 7, तो ऋण 7 धन 7 मिल करके ये भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस पंक्ति को जोड़िए, 3 धन ऋण 3, तो 3 ऋण 3, तो 3 ऋण 3 ये भी बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में जो पूर्णांक दिया हुआ है उनका योगफल क्या है, 0 है। अब प्रत्येक स्तंभ को जोड़ें तो 5 ऋण 5 धन 0, ये बराबर भी कितना होगा, 0 होगा, ये 0 होगा। दूसरा वाला ये 3 है, ऋण 2 ऋण 1 मिलकर के ऋण 3 होगा और ये धन 3, तो ये बराबर भी कितना होगा, इसको ऐसे लिख लें 0, ये भी बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये ऋण 4 ऋण 3 इसको जोड़ दें तो ऋण 7 और धन 7 ये मिल करके ये भी 0 होगा। तो यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति का योगफल क्या है, 0 है। प्रत्येक स्तंभ का योगफल 0 है। अब अगर प्रत्येक विकर्ण का योगफल भी 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये मायावी वर्ग होगा। तो अब यहाँ पे ऋण 3 है और ऋण 2, तो ऋण 3 ऋण 2 मिल करके ऋण 5 होगा और ये धन 5, तो ये बराबर भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। अब इस वाले विकर्ण को देखें तो ये 0 ऋण 2 और ऋण 6, ऋण 2 और ऋण 4 ये मिल करके कितना होगा, ऋण 6 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे एक विकर्ण तो 0 है लेकिन दूसरा वाला विकर्ण 0 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह मायावी वर्ग नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रत्येक पंक्ति का योग, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति का योग बराबर 0, प्रत्येक स्तंभ का योग बराबर 0 और एक विकर्ण का योग, एक विकर्ण का योग बराबर 0, लेकिन दूसरे विकर्ण का योग 0 नहीं है। तो दूसरे विकर्ण का योग कितना है, दूसरे विकर्ण का योग ये बराबर कितना आ रहा है, ये -6 आ रहा है। -2 और -4 -6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह मायावी वर्ग नहीं है। तो इसलिए यह मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है। ये पूरा पक्का समझ में आ गया होगा। फिर अब इसको चेक करें। यहाँ पे ऋण 10 है और धन 1 है, तो ऋण 10 और धन 1 मिल के कितना होगा, एक ऋण एक धन है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, 10 में से 1 गया 9 और बड़े वाले के साथ ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पे -9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तीनों ऋणात्मक हैं तो जुट जाएंगे, ऋण 4 और ऋण 3 ऋण 7 और ऋण 2 ऋण 9, तो ये बराबर भी कितना आ गया, ऋण 9। अब यहाँ देखिए ये ऋण 6 है और ऋण 7, तो ऋण 11 हो जाएगा और धन 4, तो ये कितना होगा, ये भी आपका ऋण 9 आ जाएगा। ठीक है। अब ये प्रत्येक पंक्ति का योगफल कितना आ रहा है, ऋण 9। अब प्रत्येक स्तंभ का योग हम निकालें तो पहले वाले स्तंभ का कितना होगा, ऋण 6 ऋण 4 ऋण 10 होगा और धन 1, ये ऋण 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऋण 10 और ऋण 3 ऋण 13 और धन 4 घटेगा, तो 13 में से 4 घटेगा 9, ऋण अधिक है तो ये बराबर भी कितना होगा, ऋण 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ऋण 7 और ऋण 2 मिल करके ये ऋण 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक स्तंभ का योगफल ऋण 9 है और प्रत्येक पंक्ति का योगफल भी ऋण 9 है। अब प्रत्येक विकर्ण का योगफल हम देखें कि ऋण 9 आ रहा है कि नहीं, तो ये ऋण 7 और ऋण 3 ऋण 10 और धन 1, ये कितना आ जाएगा, ये भी ऋण 9 आ जाएगा। ऋण 6 और ऋण 3 ये बराबर कितना होगा, ये भी ऋण 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रत्येक पंक्ति का योगफल ऋण 9 है, प्रत्येक स्तंभ का योगफल ऋण 9 है और प्रत्येक विकर्ण का योगफल
ऋण 9 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह मायावी वर्ग है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति का योग, प्रत्येक पंक्ति का योग बराबर ऋण 9, प्रत्येक स्तंभ का योग बराबर ऋण 9 और प्रत्येक विकर्ण का योग बराबर ऋण 9, इसलिए यह मायावी वर्ग है। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले सवाल पर हम चलें। 8वां क्वेश्चन है कि a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस b बराबर a प्लस b का सत्यापन कीजिए। आपको a बराबर दिया हुआ है पहले में, a बराबर 21 और b बराबर 24। तो हमको सत्यापन क्या करना है, सत्यापन ये करना है कि a माइनस b बराबर a प्लस b। अब ये दोनों पक्षों में a और b का हम मान रखेंगे और अगर बराबर आता है तो इसका मतलब कि दिया हुआ कथन सत्य है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां पक्ष, बायां पक्ष का मतलब a माइनस b। अब ये बराबर कितना होगा, a के स्थान पर 21 है तो यहाँ पे 21 माइनस और b के स्थान पर 24 है तो -24। और हम जानते हैं कि माइनस और माइनस मिलके क्या बनाता है, प्लस, क्योंकि समान चिन्ह जब होंगे तो प्लस होता है और विपरीत चिन्ह जब होते हैं तो माइनस होता है। तो विपरीत का मतलब क्या हुआ, एक धन और एक ऋण रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 21 और प्लस ये हो जाएगा 24। अब इसको जोड़ दें तो 4 और 1 कितना होगा, 5 और 2 और 2 कितना होगा, 4। 4 1 5, 2 और 2 4। ये अब फिर राइट हैंड साइड हम लेके चले, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस b, a बराबर है 21 धन 24 और इसको भी जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 45। ठीक, अब इसी तरह से दूसरे वाले में भी वही क्रिया करेंगे, a माइनस b को सत्यापित करना है बराबर a प्लस b। तो अब यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड a माइनस b है, ये a बराबर कितना है 118 माइनस b बराबर 125 तो -125 हो जाएगा। फिर ये बराबर 118 माइनस समान चिन्ह है तो ये प्लस बनेगा और फिर ये 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 1 2, तो ये 243 हो गया। फिर अब राइट हैंड साइड लेके चलें, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस b, तो a प्लस b ये बराबर कितना हो जाएगा, a के स्थान पर 118 धन 125। अब इसको जोड़ दें तो जोड़ यही आएगा, 5 और 8 13, 2 और 3 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 और 1 2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और फिर यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसके अगले पार्ट की तरफ हम चलते हैं, तीसरा नंबर। तो तीसरा पार्ट है कि a बराबर 75 और b बराबर 84। तो a माइनस b बराबर a प्लस बी, इसी को सत्यापित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया a माइनस b। अब a का मान a के स्थान पर कितना रखेंगे, 75, फिर माइनस b के स्थान पर 84,
फिर ये बराबर हो जाएगा 75, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये 84। अब इसको हम जोड़ दें, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 8 और 7 15, ये हो गया 159, 5 4 9 8 7 15। फिर अब राइट हैंड साइड लेके चलें, तो राइट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी, तो ए बराबर है 75 और धन बी बराबर है 84। ये होगा 5 4 9 और 8 7 15। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये सत्यापित हो गया। अब इसी तरह से चौथे वाले को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, ए माइनस बी, और ए बराबर 28 माइनस बी बराबर -11, तो ये हो जाएगा 28 + 11, 8 और 1 9, 2 और 1 3। फिर राइट हैंड साइड लेके चलें, तो राइट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी, ए बराबर है 28 और धन बी बराबर 11, इसका भी जोड़ आ जाएगा 39। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी प्रूफ हो गया। अब ये 8वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलें हम लोग। 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए बॉक्स में संकेत ग्रेटर, लेस यानी कि अधिक, कम अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। यानी कि ये इस तरह के बॉक्स दिए हुए हैं, इस बॉक्स में या तो पहला वाला चिन्ह या दूसरा वाला या तीसरा वाला आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए, जिधर मुंह खुला होगा उधर की तरफ जो संख्याएं होती हैं वो बड़ी होती हैं, और जिधर मुंह बंद होता है उधर की संख्याएं छोटी होती हैं। तो अब इसको यहाँ पे भरने के लिए हमको दोनों पक्षों के जो पूर्णांक दिए हुए हैं उन्हें हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बराबर -8 है और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस बनेगा, तो -4, और ये बराबर हो जाएगा -12। फिर इसको हम सॉल्व करें तो ये -8 माइनस माइनस ये प्लस बनेगा 4, और ये बराबर हो जाएगा -4। अब इसमें तुलना करनी है कि -12 बड़ा है कि -4 बड़ा है। तो हम ये जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं जो बड़ी होती हैं वो छोटी संख्याओं से छोटी होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये ऋण 12 है। अगर संख्या रेखा पर हम देखें तो ये यहाँ पे -1 होगा, -2, -3, -4, और इधर 5 6 इधर कहीं आपका -12 आएगा। तो बाईं तरफ की जो संख्याएं होंगी वो छोटी होती हैं और दाईं तरफ की बड़ी होती हैं। तो ऋणात्मक वाले में जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी होगी और जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी होगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर धनात्मक संख्याएं हैं तो जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होगी और जो छोटी है वो छोटी होगी। तो यहाँ पे ऋण 12 क्या है, ऋण 12 छोटा है और ऋण 4 बड़ा है। तो ये बड़ा है तो ये वाला इसकी तरफ मुंह खुलेगा, यानी कि ये जो नोटेशन होगा वो ये वाला होगा। ठीक है। अब बी नंबर है -3 + 7 -19। अब यहाँ देखिए, माइनस यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस होगा, तो +19, और यहाँ फिर 15 है, -8 + -9। अब इन पूर्णांकों को जोड़ें और देखें कि कौन बड़ा हो रहा है और कौन छोटा हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा ऋण 3 और ये धन 7। अब यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है तो माइनस बनेगा ये, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो -19 हो जाएगा। अब ऋणात्मक वाले को जोड़ लें तो 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा -22 और +7। अब एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो बड़ी वाले में से छोटी वाले को घटाएंगे तो 22 में से 7 घटेगा, कितना होगा, ये 15 होगा। लेकिन ऋणात्मक संख्या बड़ी है इसलिए इसके साथ ऋण का चिन्ह लग जाएगा। अब फिर इस पूर्णांक को हम जोड़ें तो ये बराबर हो जाएगा 15 - 8
और प्लस माइनस मिलके क्या होगा -9। अब ये बराबर कितना होगा -8 और -9 -17, तो ये होगा 15 -17। अब 15 में से 17 घटेगा तो कितना होगा, ये 17 एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो घटेगा, 17 में से 15 घटेगा 2 और ये हो जाएगा ऋण। अब यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, तो दोनों ऋणात्मक है तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी होगी, यानी कि ऋण 15 ये छोटा होगा और ये क्या होगा बड़ा होगा, तो छोटे की तरफ मुंह बंद होगा और बड़े की तरफ मुंह क्या होगा खुला होगा। अच्छा, इसमें हम लोग गलत कर दिए हैं, ये देखिए ये ऋण क्या है, ऋण 12 है ना, ऋण 12, तो ऋण 12 छोटा है तो ऐसे चिन्ह होगा, जिधर छोटा होता है उधर मुंह बंद होता है, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला होता है। ठीक है, अब ये बी नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये है सी नंबर 23 -41 + 11 और 23 माइनस, तो इसको पहले हम सॉल्व करें। तो पहले ये समान चिन्ह वाले को जोड़ लें, ये धन है ये धन है तो जो दोनों जुट जाएगा, तो 3 और 1 कितना होगा 4, 3 और 1 4 और 2 और 1 कितना होगा 3, ये 34 हो गया और ये -41। अब एक धन हो गया एक ऋण हो गया, तो एक धन और एक ऋण, इसका मतलब घटेगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटावें, तो बड़ा वाला आपका 41 है, तो अब यहाँ पे 1 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे 11 होगा और 11 में से 4 घटेगा तो 7 हो जाएगा 7, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 घटेगा 3 में से 3 घटेगा कुछ नहीं, 8 1 मिनट, 11 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 7, तो ये आ गया -7 होगा ना, -7, ये -7 होगा। और फिर अब यहाँ पे देखें ये बराबर हो जाएगा, ऋणात्मक वाले को जोड़ें तो ये 1 और 1 2 और 4 और 1 5 माइनस हो जाएगा। अब ये अधिक है ये कम है तो इसमें से घटावें, तो यहाँ 12 में से 3 घटेगा तो 9 और यहाँ 4 में से 2 घटेगा तो 2 और ये हो जाएगा ये आपका ऋण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये ऋण 7 है ये ऋण 29 है, संख्या में ये बड़ा है और दोनों के साथ ऋण है, तो जो संख्या में बड़ा होता है वो संख्या क्या होती है छोटी होती है। तो वो संख्या जब छोटी होगी तो फिर इसको छोटे की तरफ मुंह बंद होगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा ये वाला चिन्ह। ठीक है, तो ये सी नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब डी है 39 धन ऋण 24 ऋण 15, तो ये बराबर हो जाएगा 39 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 24 और फिर -15। अब ऋण वाले को जोड़े पहले, तो ये होगा 39 माइनस 5 4 9 और 2 और 1 3। अब यहाँ देखें 39 ऋण 39, तो ये बराबर कितना आएगा 0। फिर इसको सॉल्व करें तो ये बराबर होगा 36 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 52, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 36। अब ये भी 36 ये भी 36, दोनों धनात्मक है, दोनों को जोड़ें तो 6 6 12 की 2 हासिल 1, आप 3 और 3 6, 3 और 3 6 6 12 2 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, ये 72 आ गया और फिर यहाँ पे -52 हो गया। ठीक है, अब 72 में से 52 हम घटावें तो ये 2 में से 2 घटेगा 0, 7 में से 5 घटेगा 2। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 20 है,
तो यहाँ पे 0 होगा, 20 उधर होगा, तो 20 क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि इसका चिन्ह ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डी भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पे चलें। ये 9वें नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। -231 + 79 + 5, और इधर तो इस वाले पूर्णांक को जोड़ा जाए पहले, तो ये होगा -231, ये दोनों धनात्मक है, तो इन दोनों को हम पहले जोड़ लें। तो 9, ये 5 है कि कितना है, 91 है, 5 51 है, 51 सॉरी। तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, और 7 और 5 12, और 1 13, दोनों धनात्मक है, तो यहाँ हो जाएगा धन। अब इसको सॉल्व करें तो एक धन है और एक ऋण है, तो फिर बड़ा वाला में से छोटा घटेगा, बड़ा वाला ये है संख्या, तो यहाँ पे 1 आपका उतर जाएगा, और 3 में से 3 घटेगा, 0 होगा, और ऋण 2 और धन 1 मिल करके ये 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व किया जाए। अब ये दोनों धनात्मक है, तो ऋण 399, और ये दोनों धन है, तो यहाँ धन होगा 9 और 1 10, और 8 और 5 14, 14 और 1 15, 1 और 1 2, ये 250 हो जाएगा। 250। अब इसको घटाया जाए, तो घटाने पर कितना आएगा, ये सही क्वेश्चन लिखा गया है कि नहीं, 159 81, 9 1 10, और 8 5 9 1 10, 8 5 13, और 1 14 होगा ना, ये 14 हो जाएगा, और 1 और 1 2, ये 240 होगा। अब इसको घटावें, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये 9 एक बार जोड़ फिर से देख लिया जाए। 9 1 10, 8 5 13, और 1 14, और 1 और 1 2, ये 399 है। अब ये हो जाएगा 9, और 9 में से 4 घटेगा 5, और 3 में से 2 घटेगा 1, ये -159 होगा, -159 और -101 है, तो फिर बड़ा कौन होगा? चूँकि ये संख्या बड़ी है इसलिए छोटी होगी, और ये तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जोड़ आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। इसमें बस इतना ही करना है कि जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, और छोटी है उसकी तरफ मुंह बंद रहेगा, दोनों बराबर होंगे, तो फिर इस वाले चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका ये 9 नंबर तक सवाल कंप्लीट हो गया। अब वीडियो को यहीं हम बंद करते हैं, और फिर अगला क्वेश्चन जो इसका बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी सॉल्व करके देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।